आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, एक बार फिर से नीट परीक्षा को स्थगित कर दी गई है। पेपर लीक का पूरा मामला सामने आया और उसके बाद एनटीए द्वारा ये फैसला किया गया कि परीक्षा को स्थगित कर दिया गया और सीबीआई जांच भी अब पूरे मामले को लेकर होगी। किस तरह से इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं? मुझे चिंता उन बच्चों की है जिन्होंने 4-4, 5-5 साल लगातार मेहनत की है कि फेयर जो है परीक्षा हो जाए और उनको उनकी मेहनत का फल मिले। सरकार से मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं, क्योंकि पिछली बार भी नीट की परीक्षा और कितनी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनका पेपर लीक हुआ था। ये सरकार जो बड़े बड़े वादे करती है, ना ये बॉर्डर को सुरक्षित रख पाती है, ना पेपर को सुरक्षित रख पाती है, ना ही प्रदेश की जनता, देश की जनता जहाँ जहाँ डबल इंजन सरकार है वहाँ सुरक्षित है। ये सरकार हर मुहाने पे फेल साबित हुई है। रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार, और नीट की परीक्षा जो इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा है उसका भी अगर पेपर लीक हो जा रहा है तो ना कागजों की रक्षा कर पा रही सरकार, ना जनता की रक्षा कर पा रही, ना महिलाओं की रक्षा कर पा रही, ना व्यापारियों की। ऐसी सरकार से नौजवान क्या उम्मीद करेगा? नौजवानों में चिंता है, और सीबीआई जांच हो या कोई और सी जांच हो, लेकिन दोषियों पे ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा किसी परीक्षा पे को लीक करने से पहले 1000 बार सोचा जाए। असल बात यह है कि बिना सत्ता के संरक्षण के इतना बड़ा अपराध नहीं हो सकता है। कौन कौन शामिल हैं, उन सफेद पोशों के चेहरे भी उजागर किए जाएं जो इस तरह का जो है अपराध कर रहे हैं, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको लगता है कि अंदर से भी मिली भगत है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब परीक्षा पेपर लीक हुआ है। इससे पहले भी 2024 में भी पेपर लीक हुआ था। अलग अलग परीक्षाओं को लेकर लगातार खबरें आती हैं कि पेपर लीक हो गया है, लाखों बच्चों ने परीक्षा दिया था। आपको लगता है कि अंदर से सीधे तौर पर मिली भगत है, गिरोह काम कर रहा है? नहीं, मुझे तो लगता ही है। क्या मगर क्या सरकार ईमानदारी से जांच करा पाएगी? अगर सरकार के लोग शामिल हुए, क्या सरकार उनका नाम सामने ला पाएगी? मैं फिर कह रहा हूँ, चिंता तो उन बच्चों की है जिन्होंने भूखे प्यासे रह के, किराए के मकानों में रह के, एक टाइम कम भोजन करके, अपने माँ बाप के खून पसीने की कमाई से जो है, जो थोड़ा बहुत कुछ अर्जित किया, उससे अपने भविष्य के लिए सुनहरे सपने देखे थे। उन बच्चों का क्या होगा? मैं फिर कह रहा हूँ कि बिना सत्ता संरक्षण के और सत्ता के लोगों के मिली भगत के ये इस तरह के पेपर लीक नहीं हो सकते हैं। तो सुरक्षा तंत्र कितना कमजोर है, और किस तरह से जो है पेपर लीक माफिया जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं सरकार का, सरकार की क्षमता पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। इस बात का जवाब सरकार को देना चाहिए। इससे हटकर एक सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे के अंदर दूसरी बार देशवासियों से अपील की, पेट्रोल डीजल को लेकर, वर्क फ्रॉम होम को लेकर, विदेश यात्रा ना करे, सोने की खरीदारी ना करे। किस तरह से देख रहे हैं आप? युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री की ओर से ये बातें कही जा रही है। तो इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 24 घंटे में क्या बदल गया है? अभी तो आप 48 घंटे पहले शपथ करा रहे थे बंगाल में, और मछली भात और तमाम तरह के आयोजन जो है कराने वाली सरकार, जहाँ कितने प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब लोग शामिल हुए, बड़े बड़े काफिले गए, इतनी व्यवस्था हुई, उसका खर्च उठा के आप देखिए तो आपको एहसास होगा कि 4 दिन पहले सब ठीक था, अचानक 2 दिन पहले क्या हो गया। सच ये नहीं, सच ये है जो हमने लोकसभा के सत्र के दौरान भी कहा था कि हालात अच्छे नहीं है और हमारी तैयारी भी अच्छी नहीं है। चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो, चाहे वो सोना हो, चाहे आज प्रधानमंत्री वर्क फ्रॉम होम की बात, वो उन्होंने, उनके इस भाषण ने, ये भाषण जितना गैर जिम्मेदाराना है, जितना भय पैदा करने वाला है भाषण, इसकी अगर गंभीरता को आप देखें, इसके तत्काल बाद क्या हुआ, जैसे कोरोना काल में हुआ था, जमाखोरों ने और कालाबाजारी करने वालों ने अपनी कमर कस ली है। और जब मार्केट में डिमांड और सप्लाई, जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई नहीं होगी तो फिर कालाबाजारी बढ़ेगी। सोने के व्यापारी कल धरने पर बैठे थे, उनके बयान के बाद क्या तैयारी की सरकार ने? 5 हफ्ते पहले तो आप बड़े बड़े भाषण दे रहे थे मंचों पे कि देश में सब कुछ ठीक है।
अपनी नीतियों के नाम पे, बढ़ती अर्थव्यवस्था के नाम पे आप वोट मांग रहे थे, देश से बड़े बड़े वादे कर रहे थे। अब क्या हुआ अचानक से? क्योंकि आप भी जानते थे और मैंने लगातार कहा था कि जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा उस दिन के बाद आप देखिएगा कि सच आपके सामने आ जाएगा कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी जो है मजबूत है और जो वैश्विक स्तर पे जो समस्या आई है उसका हमारे देश पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जनता बेरोजगारी से लड़ेगी, महंगाई से लड़ेगी, किसान उर्वरक के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए लड़ेंगे, गैस की कमी से घर के चूल्हे नहीं जलेंगे, महिलाएं परेशान होंगी, सोने के आभूषण नहीं पहनने चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए। वैसे प्रधानमंत्री जा रहे हैं 15 से 20 तारीख पे विदेशी यात्रा पे, आम लोग ना जाएं, प्रधानमंत्री ने अपील की है। प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े काफिले लेकर रोड शो कर रहे हैं इस भाषण देने के बाद और जनता से अपील कर रहे हैं कि वो कम यात्रा करें, पेट्रोल डीजल की खपत कम करें। यही प्रधानमंत्री कहते थे कि जब किसी देश का रुपया गिरता है उसकी साख गिरती है। आज रुपया कहाँ पहुंच गया है, साख गिरी नहीं गिरी, सवाल है बहुत बड़ा। तो जनता इन सारी परेशानियों से लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ेगी। बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री चिंतित हैं, इसीलिए पहले से आगाह कर रहे हैं कि आगे चलकर अगर ऐसे संकट उत्पन्न होते हैं तो लोग इसके लिए तैयार रहे। देखिए, मैं मीडिया का भी धन्यवाद करूंगा कि मीडिया ने इस बीच में सिर्फ चुनाव दिखाया, देश की असली हालत नहीं दिखाई। गैस के लिए लगी बड़ी लंबी लाइनें नहीं दिखाई, किसानों के लिए खाद, डीएपी, उर्वरक के लिए जो है लगी लाइनें नहीं दिखाई, किल्लतें नहीं दिखाई, चुप रहा मीडिया, इसके लिए उनका आभार। सच ये है कि अगर वो अपनी ड्यूटी अदा करते तो चुनाव के समय भी ये दिक्कत थी। और ये जो आपने कहा ना कि वो पहले से नहीं, उनको पहले से जानकारी थी, वो अब तक छिपा रहे थे। अब तो वो सच बोल रहे हैं और अब वो कोशिश करेंगे विपक्ष उनका साथ दे, क्योंकि अब चुनाव खत्म हो गया है। चुनाव में तो इसी विपक्ष पे वो हमला कर रहे थे, अब वो इसी विपक्ष से साथ की उम्मीद करेंगे। मैं फिर ये कहूंगा, हम प्रथम रंते भारतीय हैं, सबको मिलके इस लड़ाई को लड़ना चाहिए और अपने अपने स्तर से हर तरह की तैयारी करनी चाहिए, अपना योगदान भी करना चाहिए। लेकिन सरकार को भी जिम्मेदारी, जवाबदेही अपनी जो है वो तय करनी चाहिए। उनकी जवाबदेही क्या है, उनकी पॉलिसी क्या है, ये उनकी फेलियर पॉलिसी का जो है बड़ा उदाहरण नहीं है क्या? उन्होंने महंगाई की, बढ़ती महंगाई और इस तरह के आर्थिक जो है इस समय जो परेशानी खड़ी है उस पर हाथ नहीं खड़े कर लिए, वो सब जनता का विरोध छोड़ दिया है। तो आपने क्या किया, आपकी नीति क्या है, इसका जवाब है सरकार के पास। मैं फिर ये कह रहा हूँ, यही सरकार है और उनके कह रहे 4 बच्चे पैदा कर लो, 6 बच्चे पैदा, अभी बोल रहे थे ना। तो जवाब ये है कि आर्थिक स्थिति आप संभाल नहीं पा रहे हो, लोगों से उम्मीद कर रहे हो और फिर भी आप नफरत की बातें करते हो। सच ये है, सरकार की फेलियर पॉलिसी की वजह से ये हालात खड़े हो। लेकिन ऐसे समय पे देश को एकजुट होकर, क्योंकि देश बड़ा है, साथ खड़े होने की जरूरत है। ऐसी मैं लोगों से अपील करूंगा, लोग जो हैं समझदारी दिखाएं, सरकार के लोगों से ज़्यादा अपेक्षा ना करें, अपने आप जिम्मेदारी उठाएं, ऐसी पे मैं उनसे अपील करूंगा। लेकिन जनता ने तो हमेशा साथ दिया, सरकार किसी की भी रही हो, जब भी परेशानी है साथ दिया है। लेकिन क्या सरकारों ने साथ दिया? आज जो कह रहे हैं कि पेट्रोल, ये जो हमारी कंपनियां हैं पेट्रोल डीजल जो दे रही हैं, उन पे बड़ा वो बढ़ गई है, उन पे जो है उनका खर्च बढ़ गया है, उनको घाटा हो रहा है। लेकिन जब दुनिया में कच्चे तेल के दाम कम थे, जब भी तो इसी रेट पे पेट्रोल डीजल मिल रहा था हमें, तो जो मुनाफा हुआ है उसकी चिंता क्यों नहीं की सरकार ने? जेब तो कटी है ना। आपने देखा 900 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी, ये बढ़ोतरी समझ नहीं आती क्या? किस तरह दोनों हाथ से सरकार लूट रही है, ये सब दिख रहा है। इतने करोड़, 1000 करोड़ रुपए आप लोग खर्च करते हो प्रचार पे, तब आपको ये सब चीजें क्यों नजर आती? जनता का विश्वास आपने तोड़ा है, आपने अपनी जवाबदेही से हाथ खड़े किए हैं, आपने मुश्किल समय में जनता के भरोसे देश को छोड़ा है। जनता भी आपको मुंहतोड़ जवाब देगी। आखिरी सवाल है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, ज्यादा वक्त बचा नहीं है। उससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई है, क्या कहेंगे? कितने मंत्री बनाए हैं? 6 मंत्री बने हैं, 2 का प्रमोशन। महिला मंत्री बनाया कौन बने? एक बनाए गए, एक। ये परसेंटेज कितना है?
यही सरकार है जो यहाँ एक नैरेटिव सेट कर रही है सांसदों के घर के बाहर धरना करवा के कि हमने जो है वुमेन रिजर्वेशन बिल को जो है समर्थन नहीं किया। सरकार सच क्यों नहीं बोलती है कि 2023 में तो वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, उसका तो नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। डीलिमिटेशन का विपक्ष ने विरोध किया, सरकार ये क्यों नहीं बताती है? और अगर सरकार जातिवादी नहीं है और जातीय सोच नहीं रखती तो फिर ये जाति के आधार मंत्री क्यों बनाकर इनका प्रचार किया जा रहा है? सरकार तो चुनाव से पहले तो हिंदू हिंदू की बात करती, अब क्या हुआ? क्योंकि हम भी जानते हैं और देश भी जानता है, हर लोग जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है कि देश में जाति सच्चाई है। और अब आपको कुछ उन चेहरों की जरूरत है जिनके नाम पे आप जाके वोट मांगना चाहते हैं, जिनकी याद आपको 4.5 साल नहीं आई है। तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं कि इन चेहरों के नाम पे जो है अपने 4.5 साल और पिछले 5 साल 9.5 साल का न्याय भूल जाएगी। उसका जवाब वो वोट की चोट से इस बार देगी। और आज़ाद समाज पार्टी बहुत मेहनत कर रही है। जो पॉलिसी हम लोग लेके आए हैं, कक्षा 1 से कक्षा 12 तक मुफ्त पढ़ाई की, सबके लिए मुफ्त इलाज की, कि उनके जीवन रक्षा हम किसी को मरने नहीं देंगे, उनकी सुरक्षा की गारंटी, और नौजवानों को रोजगार की, महिलाओं को जो है रोजगार की गारंटी, उनके सुरक्षा की गारंटी। बिजली का बिल जो है पुनः वही, जहाँ जो है निजीकरण की भेंट चढ़ा के 5-7 हज़ार रुपये कर दिया गया है, उसको वापस वहीं 1,000 रुपये के अंडर में लाने का जो है प्रोसीजर। और शराबबंदी से लेकर तमाम महत्वपूर्ण कार्य, चाहे किसानों का कर्ज माफ हो या किसानों को और जो हाथ के दस्तकारी का जो काम है, बुनकर समाज है, उनको आधे दामों में बिजली देने का प्रस्ताव हो। आशा, आंगनवाड़ी, भोजन माता, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, होमगार्ड, पीआरडी के जवान भाइयों बहनों को उनको जो है उचित गरिमाई सम्मानीय जो है मानदेय वेतन देने की व्यवस्था हो। या फिर जो है और ऐसी व्यवस्था जिससे लोगों का भला हो सके। हम अपनी पॉलिसियों के आधार पर लोगों का विश्वास और दिल जीतेंगे और आज़ाद समाज पार्टी मजबूत ताकत बनेगी, ऐसा मेरा भरोसा है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।